नमस्कार। धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से लगभग 25 साल पहले इलाहाबाद में कुंभ चल रहा था। दुनिया भर के धर्मावलंबी वहां आए हुए थे, तीर्थयात्री स्नान करने आए हुए थे और दुनिया भर का मीडिया भी वहां उनको कवर कर रहा था। इसी बीच में दैनिक आज जैसे प्रतिष्ठित अखबार का क्राइम रिपोर्टर अपने घर से निकलता है और काम पर जाता है, जैसे कि वो रोज जाता है। धीरेन्द्र सिंह नाम का ये रिपोर्टर उस शाम घर वापस नहीं लौटता। रात गहराती जाती है, घर वालों की चिंता बढ़ती है और आखिर में वो अब उसके दफ्तर से फोन कर पूछने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि धीरेन्द्र सिंह वहां नहीं है, शायद किसी और काम के लिए निकला हुआ होगा, आ जाएगा। परिवार वाले रात का इंतजार करते हैं, फिर सुबह हो जाती है, सुबह के बाद दोपहर होती है। अब दफ्तर से भी फोन आने लगता है कि क्या धीरेन्द्र का कुछ पता चला, लेकिन परिवार वाले भी उतने ही चिंतित, उनके पास इसका जवाब ना है, लिहाजा वो सब थाने पहुंचते हैं। पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि शायद किसी स्पेशल असाइनमेंट पर तो नहीं गए, क्योंकि कुंभ चल रहा है, पत्रकार इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन क्राइम रिपोर्टर कहाँ जाएगा। इस पर पुलिस अधिकारियों को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो इस वक्त जो चल रहा है कुंभ, उसमें तो पूरी दुनिया के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और कहीं इस बात को लेकर हल्ला ना हो जाए। लिहाजा पुलिस इसकी जांच शुरू कर देती। यानी धीरेन्द्र सिंह जो आज का क्राइम रिपोर्टर है वो गायब है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन 1-2 दिन तक की जांच में पुलिस को कुछ भी सिरा नहीं लगता है हाथ। अब तमाम क्राइम रिपोर्टर्स और रिपोर्टर्स की एसोसिएशंस पुलिस पर दबाव बढ़ाना शुरू करती हैं। लखनऊ तक फ़ोन गूंजने लगते हैं, लिहाजा पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा है और पुलिस अपनी टीम में एक से एक तेज़ तर्रार जो पुलिस अधिकारी हैं उनको शामिल कर रही है। ये थाना कीड़गंज की पुलिस थी जो इस पूरी जांच को कंडक्ट कर रही थी। अब वो तमाम लोग कोशिश करते हैं, धीरेन्द्र के आसपास तमाम दुश्मनियों के बारे में पूछते हैं। पता चलता है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा पुलिस की जांच वापस लौट आती है कॉल डिटेल पर। और कॉल डिटेल में एक नंबर दिखता है जो रात में 12:15 बजे एक लैंडलाइन को धीरेन्द्र के मोबाइल से किया गया है। अब पुलिस देखती है कि उसके बाद वो फ़ोन कटता है और फिर उसी लैंडलाइन से धीरेन्द्र के मोबाइल पर भी एक फ़ोन आया हुआ है। तो पुलिस उसको जांच करने में लगती है और उसका पता निकाला जाता है। पता निकलने पर पता चलता है कि ये एक ग्राम पंचायत की सदस्य का नंबर है जिसका नाम फूलन देवी है। लिहाजा पुलिस उससे पूछने के लिए पहुंचती है कि क्या ये आपका क्या रिश्ता है। तो फूलन देवी ये एकदम इनकार कर देती हैं कि वो ये तो जानती है कि धीरेन्द्र उनके गांव का है, यानी धीरेन्द्र उसके गांव का रहने वाला है, लेकिन उनका कोई फ़ोन उस रात नहीं गया, शायद उसके पति ने कोई बातचीत की हो। तो पुलिस अधिकारी चूँकि तमाम परेशानियों में है और कई सारे पुराने केसों को भी खंगाल रहे थे, जो शंकरगढ़ के जो इलाका है यानी नैनी के आसपास का इलाका है, चूँकि इलाहाबाद से जुड़ा हुआ जो शहर है वो मध्य प्रदेश का शुरू होता है रीवा, तो उसके बीच में घना जंगल है, उसी में अक्सर कुछ लावारिस लाशें भी मिली थी। तो पुलिस उनको भी तलाश करती थी, लेकिन उसमें कोई धीरेन्द्र का कुछ पता नहीं चल रहा था। लिहाजा पुलिस के जो अधिकारी फूलन देवी से बातचीत करके निकल रहे थे एसओ साहब, तो वो देखते हैं कि बाहर एक आदमी एक नई सी सूमो के साथ खड़ा है, टाटा सूमो। तो एक उस समय जो चूँकि मैं इस स्टोरी में जब कवर कर रहा था तो उन तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, तो वो पुलिस अधिकारी कहते हैं जिनसे मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा कि उनको ये नहीं लगा कि इसका कोई रिश्ता इस केस से हो सकता है, लेकिन टाटा सूमो नहीं थी और ये सन 2000 की बात है। सन 2000 में टाटा सूमो इलाहाबाद जैसे शहर में भी बहुत कम लोगों के पास निजी तौर पर थी। हाँ, ट्रांसपोर्ट में चल रही थी, लेकिन निजी तौर पर बहुत ज़्यादा टाटा सूमो उस वक्त मौजूद नहीं थे। लिहाजा वो ऐसे टहलते हुए उसके पास जाते हैं, वो देखते हैं कि गोमती का पति थोड़ा सा असहज होता है और वो पूछता है, जी आपको क्या कहना है। तो वो कहते हैं कि अरे भाई ये किसकी गाड़ी है। वो कहता है कि मेरी गाड़ी है। तो कहने लगा इसके कागज़ वागज हैं कि नहीं। कह रहा कि मुझे कोई ये कागज़ देखने भी नहीं थे, ना कोई ऐसा था, लेकिन उसने उस समय जिस तरह का रिएक्शन आया उस पर हालांकि मेरी
नज़र एकदम नहीं गई, लेकिन वो रिएक्शन भी थोड़ा असहज था। उसने कहा कि साहब है, तो उसने कहा कि अभी नहीं है, लेकिन हाँ इसके कागज़ हैं। तो वो चलते हुए थानेदार अपनी गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं कि चलो आके थाने में दिखा जाना 2 दिन बाद, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो अपना नाम राम निरंजन बताता है और पुलिस टीम वापस लौट जाती है और तमाम जगह पुलिस तैयारी घूम रही है और जो आसपास के लोग गायब हुए उनके भी पते खोज रही है, लेकिन धीरेन्द्र सिंह का कोई पता नहीं चल रहा। लग रहा है जैसे उसको हवा ने निगल लिया हो। कुंभ की वो भीड़ और धीरेन्द्र सिंह का गायब होना पुलिस अधिकारियों के लिए जैसे एक परेशानी का साथ दूसरी परेशानी चढ़ जाना है, क्योंकि वहां भी बंदोबस्त देखना है और इस केस को भी गहराई से देखना है, क्योंकि अब ये पत्रकार इसको सुर्खियां बनाने में लगे थे। हालांकि कुंभ चल रहा था तो देश के बाकी हिस्सों में खबर नहीं उठ रही थी। अब ऐसे में एक दिन वापस वो सर्च कर रहे हैं और 2-3 दिन तक जब उनको कोई सिरा नहीं मिलता, किसी भी घटना, किसी भी दुश्मन, किसी भी असाइनमेंट, ऐसा कोई भी सिरा पुलिस को नहीं मिल रहा है, तो बैठे बैठे रात को देर रात एसओ साहब को अचानक याद आता है, जो उसके इसके आयु थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि अरे वो आया था क्या राम निरंजन? ऐसे ही ये बात अचानक पूछी गई थी। तो जो लोग थे थाने में उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इस तरह का तो कोई आदमी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि वो आया क्यों नहीं? तो लिहाजा उसकी लैंडलाइन पर फ़ोन किया गया तो पता चला किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, राम निरंजन गायब है, उसी दिन से गायब है। अब पुलिस की जो छठी इंद्रिय है वो जाग जाती है और अगले दिन सुबह सुबह पुलिस जा धमकती है निरंजन के घर और उस टाटा सूमो के बारे में जानना चाहती है। राम निरंजन गायब है। आखिर में राम निरंजन को उठा लिया जाता है, राम निरंजन को खोजा जाता है। राम निरंजन से पूछा जाता है कि वो टाटा सूमो कहाँ से मिली है। चूँकि राम निरंजन पर जो 3rd डिग्री है वो भी अप्लाई की गई है, लेकिन राम निरंजन अगर आपको दिखता है, आपने वो तमाम देखे हैं, वो बहुत ही कड़ियल, उस वक्त मैं पुलिस अधिकारी की बातचीत बता रहा हूं जो मेरे साथ थी, जो मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ही गठीले बदन का था और पुलिस की तमाम जितने भी टॉर्चर थे वो उस पर काम नहीं कर रहे थे। लिहाजा पुलिस उससे पूछ जरूर रही थी, पुलिस को ये जरूर दिख रहा था। उसने अपनी कहानी भी बताई थी कि धीरेन्द्र से उसका रिश्ता था और चुनाव को लेकर, चूंकि उसकी पत्नी उसके गाँव की थी, अक्सर बातचीत होती रहती थी और अब वो बहुत दिन से नहीं हुई थी। पुलिस उससे ये उगलवाना चाहती थी कि आखिर सूमो कहाँ से मिली। तो वो सूमो के बारे में ये बताता है कि कहीं खड़ी थी, कहीं मिली थी, मैं ले आया, लेकिन मैं इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। पुलिस अपनी 3rd डिग्री ले चुकी थी। उस दिन कोई व्रत का दिन था। थानेदार साहब मुझे बताते हैं कि उस दिन कोई व्रत का दिन था, लिहाजा वो पूजा की थाली लेके माफ कीजिए, पूजा की थाली लेके गुजर रहे थे बाहर दिए रखने। तो अंदर जो अपने लॉकअप में लेटा हुआ था जो राम निरंजन, जो उसका एक और नाम था जिस पर मैं अभी आपको बताऊंगा ये कहानी जहां जा रही है, तो वो राम निरंजन उनको देखता है उठकर और कहता है कि अच्छा त्रिपाठी जी, अब आपने भगवान की मदद लेनी शुरू कर दी मेरे बारे में, अब आप वहीं से पूछ लेंगे। अब चूंकि वो तो किसी और धुन में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि तू ऐसे नहीं बताएगा तो मुझे सीधा पता चल जाएगा, मुझे भगवान की मदद लेनी पड़ेगी। उस पर वो हंसता है, कहता है कि चलिए जब आप ये लेना ही चाहते हैं तो मैं खुद आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मेरी एक शर्त पूरा कीजिए। चूँकि त्रिपाठी जी वैसे ही इसको हंस के एक बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से कहते हैं कि चलो बताओ क्या है। उसने कहा कि मुझे 1 कुकर दाल पीनी है, दाल अरहर की। ये एकदम अजीब सी मांग थी और पुलिस के जो सिपाही वहाँ साथ में थे उन्होंने कहा साहब इसको लाठियों की खुराक चाहिए, इसको और लाठियाँ अगर ठीक से बजाई जाएं तो ये बताएगा। लेकिन चूँकि जांच अधिकारी को लगता है कि चलिए ये जो केस है इस तरह का, एक बार इसको पिला के देख लेते हैं। रात में लाई जाती है, दाल बनती है, वो दाल पूरी की पूरी 1 कुकर पी जाता है और उसके बाद कहता है कि चलिए नैनी चलते हैं। नैनी जो इलाहाबाद के बाहर का इलाका है और जहाँ उसका एक जो घर था छोटा सा, जो फार्म हाउस जिसको वो बोलता था पिगरी फार्म हाउस, वहाँ चलते हैं। और जब वो पुलिस अधिकारी पहुँचते हैं तो जो भूस होता है वो उस समय चूँकि पुलिस भी है और पूरी ये जानकारी पत्रकारों की भी हो गई है, तो पत्रकार भी वहाँ पहुँचने लगते हैं। पत्रकारों को भी वहाँ पहुँचना है क्योंकि क्राइम रिपोर्टर्स की ये खबर है और क्राइम रिपोर्टर ही गायब है, तो लिहाजा भीड़ जो है पहुँच जाती है। साथ में पत्रकारों के कैमरामैन भी हैं, तमाम लोग हैं और वो भूस का जो ढेर है उसको हटाने के लिए कहता है।
पुलिस अधिकारी जो है सिपाहियों को कहते हैं कि उसको हटाइए, और जैसे ही वो फूस हटता है तो अचानक चीख निकल पड़ती है। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबके मुंह से चीख निकल पड़ती है, क्योंकि एक काले रंग से रंगी हुई खोपड़ी अचानक आके गिर जाती है। इस पर वो हंसता है, कहता है कि डरिए मत, डरिए मत, ये तो श्रीवास्तव जी हैं, इनमें तो बहुत दिमाग था, हर समय इन्हीं का दिमाग तो चलता था, तो लिहाजा मैंने इनको। अब पुलिस जो है, जो अब तक बहुत ही इसको कैजुअल ले रही थी, या लग रहा था कि एक इस तरह का सबूत है, चलो देखते हैं मिल जाए या नहीं मिल जाए, अब उसको लगता है कि ये आदमी कोई साधारण कातिल नहीं है, ये कत्ल तो किया हुआ है, इसका रिश्ता धीरेन्द्र के कत्ल से जुड़ा हुआ है, लेकिन है क्या, ये कहानी अब खुलनी है। तो लिहाजा वो आगे की तरफ उसको फिर पूछते हैं, तो वो कहता है कि दाल फिर पिलाएंगे पांडे जी, वो कहते हैं, तो कहते हैं और निकालिए। तो वो आगे निकालते हैं तो एक और खोपड़ी आके गिरती है। इस बार लोग डर तो जाते हैं लेकिन चौंकते कम है, क्योंकि पहले एक खोपड़ी देख चुके हैं। इस बार ये खोपड़ी हरे रंग की थी। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत बड़े पहुंचे हुए मौलाना थे, इनके अंदर तो बड़ी सम्मोहन की ताकत थी, हर बात में कहते थे कि मैं तुझे सम्मोहित कर दूंगा, सम्मोहित कर दूंगा। तो मैंने सोचा चलिए आपका ये सर ही यहाँ रख लेता हूँ ताकि ये ताकत मुझ में आ जाए। एक और खोपड़ी वहाँ से मिली जो गुलाबी रंग की थी, और अब इनमें से कोई भी खोपड़ी तो धीरेन्द्र सिंह की नहीं थी, और जिनके नाम वो ले रहा है उनके बारे में पुलिस को पूरी डिटेल नहीं मालूम थी। लिहाजा पुलिस आती है और पूरे शहर में ये खबर आग की तरह है, भीड़ भी मौजूद है, और जो राम निरंजन है तब पता चलता है, तमाम दुनिया जान जाती है कि ये राम निरंजन, जिसको उसकी माँ कभी प्यार से राजा कहती थी, कोलंदर यानी राजा कोलंदर है, जो 3 खोपड़ियों को लेकर जिसके फार्म हाउस में मिला है। लिहाजा उसको लेकर पुलिस वापस आती है, पूछताछ फिर शुरू होती है, और चूंकि अब राजा कोलंदर का एक हिस्सा खुल चुका था, लिहाजा पुलिस का जो जांच की दिशा थी वो एक साफ हो चुकी थी। लिहाजा उसको बहुत जल्दी टूटना पड़ता है, तो वो बताना शुरू करता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। कालीचरण श्रीवास्तव एक ऐसा शख्स था जो बार बार, वैसे तो गार्ड की नौकरी करता था, जहां ये जिस कंपनी में ये काम करता था, सरकार की आयुधि डिफेंस की एक फैक्ट्री में ये ड्राइवर हुआ करता था। राजा कोलंदर यानी जिसका नाम राम निरंजन था, ये नैनी के पास का एक गांव शंकरगढ़ के इलाके में था, जिसका नाम हनोता था, वहां का रहने वाला था, कोल था। तो वहाँ से ये जो है, इसकी शादी धीरेन्द्र के गांव में हुई थी, वहाँ की एक लड़की से जिसका नाम गोमती था, लेकिन इसने उसका नाम बदलकर फूरन रख दिया था। अब जितने भी बातें सामने आ रही थी, पुलिस उतना ही चौंकती जा रही थी। कालीचरण श्रीवास्तव के बारे में पूछने पर पता चला कि वो इसके साथ काम किया करता था, और बात बात में इसको अपने दिमाग की बात दुहाई दिया करता था कि दुनिया की सारी नॉलेज कायस्थ की बुद्धि में होती है, कायस्थ की बुद्धि में होती है। उसके मुताबिक अगर वो जो है राजा कोलंदर के मुताबिक जो पुलिस को बताया था, उसने कहा कि मुझे लगा कि चलिए इसकी बुद्धि देखी जाए आखिर कितनी होती है, और फिर वो एक उसके साथ दोस्ती बढ़ाता है और एक दिन उसको अपने पिगरी फॉर्म पर बुलाता है। चूंकि राजा कलंदर जिस तरह का आदमी हो चुका था, उसके साथ उसका साला जो उम्र में उससे बहुत कम था, उसको भी उसने साथ में रखा हुआ था, और उसको भी उसी माइंड सेट का बना रखा था। तो जैसे ही वो आता है, वो पीछे से उसको गोली मार देता है, वहाँ मर जाता है जो कालीचरण, और बाद में कालीचरण का वो सर धड़ से अलग करता है। सर धड़ से अलग करने के बाद उसको रात के अंधेरे में शव को वो जंगल में फेंक आते हैं, जो रीवा के रास्ते के जंगल हैं, जो घने जंगल हैं शंकरगढ़ के इलाकों में, जहाँ जंगली जानवर हैं जिसकी लाशों को वो नोच कर खा जाते हैं। पहचान नहीं पाए इसलिए वो ये सब काम करता है। और अब वो जो उस खोपड़ी को है, वो अपने एक भगोने में उस खोपड़ी को बहुत उबालता है, मसाले डालता है, और आखिर में उसका दिमाग जो है खा जाता है। उस दिमाग को खाने के बाद उसको लगता है कि मैं देखता हूं कि तेरा दिमाग कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। और उसके बाद वो जो उसने आगे बातचीत में पुलिस वालों से कहा कि उसके बाद उसको लगा जैसे इसकी बुद्धि उसके दिमाग में आ गई और वो पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया। तो पुलिस पूछती है फिर ये कौन है? वो दूसरे शख्स के नाम पर बताता है कि ये मोइन साहब हैं। ये हर बात में ये कहा करते थे कि साले सारे जिन्नात मेरे कब्जे में हैं, मैं तेरा वो तुझे हवा में गुम कर दूंगा। और चूंकि
एक कोई ये और बात जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी पूछताछ में कहा कि इन्होंने मुझसे 30,000 रुपए लिए थे, नकली नोट 60,000 दिलाने थे, लेकिन वो नोट नहीं दिलाए, तो मुझे लगा ये ठगा गया है, मुझे ठगा है और इसीलिए मैं इनका बदला लेना चाहता था और इनकी सम्मोहन शक्ति को भी हासिल करना चाहता था। लिहाजा फिर वही तरीका अपनाया गया, दोस्ती बढ़ाई गई। एक दिन उनको फार्म हाउस पे बुलाया गया, पीछे से गोली चलाई गई जब वो बैठे थे और उसके बाद उनका सर काट के उसी तरह उबाल कर उसी तरह से खाया गया या उसका सूप पिया गया। ये जो और पीली जो उसकी पिंक कलर की तीसरे कलर की खोपड़ी थी, उसके बारे में उसने किसी संतोष या कोई और एक नाम लिया जिसके बारे में उसकी इसी तरह से दुश्मनी थी। वो जैसे ही उसको लगता था कि उसको कोई सामने वाला आदमी ठग रहा है या कोई, वो ये अपने से वो तय करता था और वो जो है उसको कत्ल कर रहा था। अब पुलिस वालों का तो केस वहीं फिर बैक टू द स्क्वायर थे कि आखिर धीरेन्द्र कहाँ गया। तो जब उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा उस पर पुलिसिया तरीके अपनाए जाते हैं तो फिर वो बताता है कि साहब वो तो वाण सागर में मिलेगा आपको। अब पुलिस चूंकि डेड बॉडी देख चुकी थी, वाण सागर रीवा राज्य में एक नदी का जो बहुत बड़ा जो सागर डैम उसको बोला जाता है, मतलब झील की तरह का एक आकार है। आप अगर जाएं तो 2000 के अखबारों में वो फोटो भी आपको मिल जाएगी जो उस झील के अंदर तलाश करती हुई पुलिस है। लिहाजा पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और तलाश शुरू होती है। जिस जगह पर उसने बताया था धीरेन्द्र का, और हाँ उससे पहले पुलिस ने उससे पूछा कि अब पानी के अंदर तो वो सड़ गया होगा, गल गया होगा। उसने कहा कि नहीं, वो आपको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसने उसको एक पॉलीथीन में पैक करके मजबूती से तब बंद किया था। जब पुलिस निकालती है वो वहीं से मिलता है और पुलिस और चौंक जाती है क्योंकि उसमें जो धीरेन्द्र सिंह का लिंग भी साथ में था, वो जो उसके मुंह के आसपास उसने रखा हुआ था। उसने कहा कि ये बात बात में कहा करते थे कि तेरे मुंह में मैं ये दे दूंगा, तेरे मुंह में ये दे दूंगा, बहुत इनको शौक था, तो लिहाजा मैंने ये कहा कि ये लीजिए, मैं तुम्हारे मुंह में रख देता हूँ। वो इस तरह की कहानियाँ जो सुनाता था। अब पुलिस के पास कहानी फिर घुस गई। ये तो आ गया कि भाई ठीक है, ये जहन में उसके घुस गया कि ये शख्स कातिल है, सीरियल किलर है। तो उसके बाद जांच चूंकि कंटिन्यू खोज रही थी और तभी उसको उसके घर की जांच में एक और पीपल का पेड़ दिखता है और उसमें तलाशी जब पुलिस ले रही है उसके घर की, तो एक ट्रंक में रखी हुई डायरी मिलती है, लाल कलर की डायरी। ये लाल कलर की डायरी जो है उसमें कुछ नाम हैं, तो जिनकी खोपड़ियां वो बता रहा था उनके नाम उस डायरी में लिखे थे और उन पर लगा था कांटे का निशान, यानी उनको काट दिया गया था। शुरुआत कालीचरण से हो रही थी और नाम बहुत सारे थे, लगभग उसमें कई सारे नाम थे। पुलिस बाद में उनका बहुत पता नहीं लगा पाई, लेकिन जो आखिरी नाम था जिस पर कट लगा हुआ था वो धीरेन्द्र सिंह का था, यानी उस पत्रकार का था जिसका कि उसने शव बरामद करा, जिसका खोपड़ी उसने बरामद कराई थी। शव वो जंगल में फेंक दिया गया था, क्षत विक्षत शव में जानवरों के द्वारा खा लिया गया था, ऐसा उनका मानना है। अब ये जो है तब ये लगने लगा कि आखिर वो सूमो का क्या हुआ। अब पुलिस सूमो की तरफ है तो पता चलता है कि एक जो रायबरेली के हरचंदपुर के रहने वाले दो युवा, एक रवि श्रीवास्तव जो ड्राइवर था और साथ में मनोज सिंह जो 22 साल का लड़का था जिसके पिता की वो टैक्सी थी शिव हर्ष की, वो लोग वहां से गायब हुए थे लखनऊ के चारबाग से, चूंकि वो सर्विस कराने गाड़ी की रायबरेली से आए हुए थे और उन्होंने चारबाग से सवारी उठाई थी जिसमें कि एक महिला भी शामिल थी जिसको उसके पति ने और दो लोग और थे जिन्होंने कहा कि हमको इलाहाबाद तक उतार दो, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। लिहाजा वो जाते हैं, लेकिन इस बीच में चूंकि बाहर की सवारी मिल गई तो मनोज अपने घर कपड़े लेने जाता है, गर्म कपड़े, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का मामला है तो बहुत सर्दी है, और वो लेकर ये बताकर जाता है कि मैं एक सवारी को प्रयागराज छोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद से वो दोनों गायब हैं। उनके पुलिस वाले जो है चौकी पर, वहाँ एक थाने में वो FIR भी लिखी गई थी, लेकिन पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिला था। हाँ, 2-3 दिन बाद कुछ लाश जरूर दोनों की मिली थी जो नग्न लाश थी और उनको क्षत विक्षत लाश थी वो, तो पुलिस जो है उस केस के बाद सूमो को नहीं ढूंढ पाई थी। अब उसका रिश्ता सीधा राजा कलंदर से जुड़ गया था। अब जब उसकी डायरी पढ़ी जाती है तो डायरी में पता चलता है कि उसके जो 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, और उनके भी नाम उसने, एक का नाम अदालत, दूसरे का जमानत और बेटी का नाम आंदोलन रखा हुआ था। तभी ये पता चलता है कि पत्नी का नाम गोमती था, इसने
फूलन देवी रख दिया था। यानी जो ताकत का उसके अंदर एक जुनून था, ताकत हासिल करने का जुनून था, वो उसको ये सब वर्ड वो करने के लिए, एक्ट करने के लिए उकसा रहा था। पुलिस अब उससे लगातार पूछती जा रही थी, क्योंकि पुलिस पुराने तमाम केस खोजती है, बहुत सारी लावारिस लाशें वहाँ मिली थी, लेकिन पुलिस का जो दायरा है वो 14 लाशों तक पहुँच पाता है। जब उस समय के तमाम फ़ोटो हम लोग, जब मैं वहाँ गया और इसको हम लोग जुर्म में कवर करना चाह रहे थे आज तक पर, जब ये स्टोरी मैंने की थी, तो उस वक्त सबसे पहले था कि इन कहानियों का सीरा जोड़ा जाए, और वहाँ के स्थानीय एक वरिष्ठ पत्रकार मुनीश्वर मिश्रा जी थे, उनके साथ पहले धीरेन्द्र के गाँव जाना हुआ, जिस गाँव की वो लड़की थी, गोमती, और बाद में चूंकि वो पंचायत चुनाव जीती थी, तो धीरेन्द्र के बारे में 2 अलग अलग वर्जन वहां सामने आए। एक ये था कि धीरेन्द्र ने एक चुनाव के दौरान, चूंकि गोमती जीती हुई थी और इसका एक वोट मायने रखता था, लिहाजा ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत के उसमें उसको एक वोट करना था, और उसने, धीरेन्द्र ने किसी एक नेता से उसकी डीलिंग करा दी थी कि आप इनको दे सकते हैं वोट। वो वोट देने में जितना पैसा कहा गया था उतना पैसा शायद धीरेन्द्र से वो उस नेता ने नहीं दिया, और इस बात से राजा कलंदर ने दुश्मनी मान ली थी। उसको लगा कि ये पैसा बीच में कहीं खा तो नहीं ले गया। एक दूसरी कहानी जो पुलिस के उसमें थी, वो कहानी ये थी कि राजा कलंदर के खिलाफ धीरेन्द्र के किसी परिवार के किसी शख्स ने किसी एफआईआर में कोई नाम दिया था, तो लिहाजा राजा कलंदर इस बात से उससे दुश्मनी माने बैठा था। ये अलग बात है कि जब राजा कलंदर की कहानी को लिखा गया तो उसमें लिखा गया कि चूंकि धीरेन्द्र सिंह को पता चल गया था मेरे बारे में कि ये मैं कत्ल कर चुका हूं, और उसको ये मालूम था कि मेरे पास मेरे फार्म हाउस में कुछ खोपड़ियां रखी हैं, लिहाजा ये अपने अखबार में न छाप दे, इसलिए मैंने इसका कत्ल कर दिया। ये कहानी जो है, ये भी एक कहानी चली। लेकिन अब एक के बाद एक कालीचरण, संतोष, रवि और मनोज, और फिर ये पुलिस ने ऐसी 14 कहानियां सामने लाई और उन सब को जोड़ने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उन सब जगह में ये बहुत ज़्यादा कॉमन था, क्योंकि बाहर की लाशें भी वहाँ पड़ी मिलती थी और बहुत सारी गाड़ियाँ गुम होती थी, यानी ड्राइवर्स और क्लीनर्स की लाशें मिलती थी और बाकी तमाम चीज़ें गायब हो जाती थी, मतलब जो गाड़ी थी वो गायब हो जाती थी। जैसे धीरेन्द्र की मोटरसाइकिल भी इसने अपने एक रिलेटिव को दे दी ससुराल में, और साले को कुछ सामान दिया, और मनोज की पहचान, मनोज की और उसकी पहचान हुई थी, जो ड्राइवर में मनोज सिंह जो रायबरेली वाले के थे, और जो ड्राइवर उनका था, जिसमें कल सजा हुई। चूँकि ये कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं कि कल उसको एक दूसरे मामले में लखनऊ में एडीजी कोर्ट में रोहित सिंह की कोर्ट ने दोबारा से आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और वो सजा सुनता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना, जिसमें कि फांसी की मांग की गई थी, क्योंकि एक नरपिशाच और इस तरह से सब लिखा गया था उस वक्त, और ये एक बात कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी इंसानी मांस को खाया जा सकता है। लेकिन वो शख्स जो ये एडमिट कर रहा था, जो उस समय था, हालांकि बाद में कोर्ट में उसने सबको डिनाई किया था और ये कहा कि मुझे राजनीतिक रंजिश में फंसाया जा रहा है, वो शख्स ने अलग अलग समय, अगर उसकी पुरानी कहानियों को जोड़ते चले गए, क्योंकि ये सब उसके घर से मिला, ये सब कहानियां उसके घर से मिली। एक और इंटरेस्टिंग कहानी थी कि जब वो पुलिस उसके घर गई थी और जब उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया, एक नया पेड़ लग रहा था वो था, तो चूंकि अब त्रिपाठी जी जो एसओ थे उस समय और जो आईओ थे उस समय, उन्होंने कहा कि इस पेड़ की भी कोई कहानी है क्या, तो उस पर उसने कहा हंसते हुए कि साहब ये ब्रह्म राक्षस के लिए मैंने लगाया हुआ। तो दिलचस्पी बढ़ी, पूछा गया क्यों, तो उसने कहा कि आप खोदिए तो निकलता है। तो वो लोग, तमाम लोग, पुलिस खोदने लगती है, तमाम, फिर मीडिया, वहाँ फ़ोटो भी है, उस समय के फ़ोटो भी हैं, वीडियो तो उस समय के शायद नहीं थे, फ़ोटो मैंने उस समय के ज़रूर अपनी आज तक की उस खबर में दिए थे। तो वो जो है फ़ोटो खुदाई करते करते आखिर वो 4 फीट तक खोदने चले जाते हैं, और 4 फीट के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि यहाँ तो यार कुछ मिला नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहा थोड़ा मेहनत करो और थोड़ा नीचे जाओ, फल तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हो। आखिर में जब 6 फीट नीचे पहुंचते हैं तो वो चौंक कर एकदम उस गड्ढे से निकल कर भागते हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा कंकाल उसके अंदर था। वो हाथ जोड़कर कहता है राजा कलंदर कि साहब ऐसे मत भागिए, पंडित जी हैं, पंडित महाराज हैं, और मरने के बाद लोग कहते हैं अगर उनका कत्ल हो तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, तो लिहाजा वो ब्रह्म राक्षस ना बने, इसीलिए मैंने उनके लिए पीपल का पेड़ लगा दिया। जो भी करना है वो इस पीपल के पेड़ के साथ करें। तो ये एक ऐसी कहानी थी, जब मैं उससे मिल रहा था, मैंने मिलने की कोशिश की, और
वो अदालत में उस समय तक कैमरे ले जाने की अनुमति नहीं होती थी। कोर्ट के पास हम लोग जा रहे थे जिसमें उसकी तारीख थी। तो जब एक अधिकारी पुलिस वाले से मैंने कहा कि आप पूछ लीजिए, मुझे इससे इंटरव्यू लेना है, तो उसने कहा कि पुलिस अधिकारी ने कहा कि धीरेन्द्र सिंह का तुमने कत्ल किया था, याद है, राजा कोलंदर? तो वो उस समय कुछ नहीं, मुड़ के देखता है, कहता है कि ये धीरेन्द्र सिंह पुंडीर एक और हैं, ये आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कहीं इनका कत्ल तो नहीं कर दोगे? ये बात मजाकिया लहजे में थी, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, इनका मैं कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो मुझे राजा बनाने आए हैं, ये मुझे टीवी पर दिखाएंगे और मुझे हीरो बनाएंगे, तो लिहाजा मैं इनका कत्ल नहीं करूंगा। और इसी के साथ जो है उस राजा कलंदर की उस स्टोरी को मैंने कवर किया था। बाद में आज तक ने आपने 2 साल पहले देखा होगा कि सीरीज की थी इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर। इसको जो है मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके की वो स्टोरी बनाई थी। तो मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ कि ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है। धीरेन्द्र सिंह के मामले में 2012 में उसको आजीवन कारावास हो चुका है। उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना था, मतलब उसमें माना था लेकिन सजाए मौत नहीं दी गई थी। ये अभी भी सवाल होता है कि आखिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होते हैं, और राजा कोलंदर जैसे कितने लोग हो सकता है जिनकी कहानियाँ अभी तक आप तक ना पहुँची हों, वो सब पर। तो ये कहानी ऐसी थी जो आज के समय में मुझे लगता है रिलेवेंस रखती है। और चूंकि आज से 25 साल पहले इस कहानी से मेरा रिश्ता जुड़ गया था, तो वही मैंने आपको बताने के लिए कहा। यूँ तो अलग अलग इस कहानी के वर्जन आप देख चुके, लेकिन ये वो कहानी है जो एक रिपोर्टर की आंख से गुजरी थी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर क्राइम के उस दौर की कहानियाँ जो यकीनन अलग होंगी उनको मैं आपको ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।